ग्राउंड लेवल पे जो काम होता है वो इसलिए होता है कि मैं उनके साथ वहाँ बैठता हूँ। आज की तारीख में इंडिया में 6 करोड़ केसेस रजिस्टर हो चुके साइबर के, तो आप समझ लीजिए कि क्या परसेंटेज से हम आगे बढ़ रहे हैं। एज ए लॉ स्टूडेंट जो भी इस करियर को चूज़ करते हैं तो उसका परसेप्शन, सोचने समझने का जो अप्रोच होती है वो किस तरह से डेवलप करनी चाहिए। और आदमी को समझना भी जरूरी है और किताब को समझना भी जरूरी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, स्वागत है आप सबका ट्रायल टॉक शो में। ट्रायल टॉक शो एक प्रोग्राम है लीगल एक्सपर्टीज़ और लीगल स्कॉलर को आपके साथ मिलाने का, लॉ के प्रोसेस को समझने का। एक कॉमन मैन किस तरह से कोर्ट के प्रोसेस को समझ सके, केस के प्रोसेस को समझ सके, ये हमारा एक प्रयास है। आज के हमारे मुख्य अतिथि, खास मेहमान श्री विनोद शंकर दवे, जो राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस रहे, जिनको वकालत का 60 साल का अनुभव है और 10 साल तक सर बेंच में रहे। उनका एक्सपीरियंस आज आप तक हम लेके आ रहे हैं। ये शूट हमने सर के घर पे कल किया था, और जैसा आप सबको पता है कि जब कोई जर्नी स्टार्ट होती है तो बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। हमारे साथ भी यही हुआ। हमारा पहला शो था, हमने सर के साथ किया। सबसे पहले मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सर ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। हालांकि सर इंटरव्यू नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी सर ने हमारा साथ दिया। तो पॉडकास्ट के 2 दिन का हमने पॉडकास्ट शूट किया था और उसमें कुछ टेक्निकल इश्यू आए, जिसमें कुछ वीडियो सर के नहीं रहे, कुछ हमारे नहीं रहे। लेकिन ओवरऑल जो सर डिलीवर करना चाहते थे आप तक, वो हम कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंच जाए। सर के पिताजी भी चीफ जस्टिस रहे राजस्थान हाई कोर्ट में, जब जोधपुर बेंच थी, और अब जयपुर में आप जस्टिस रहे सर, और 10 साल के करीब सर ने बेंच में सेवाएँ दी। सर एक जानी मानी हस्ती हैं जिनका परिचय इस तरह दिया जा सकता है कि सर का जो जान पहचान है वो एक किसान और मज़दूर से लेके देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक था। इसके बावजूद भी सर का बहुत ही सरल स्वभाव रहा। सर ने कभी किसी कम्युनिटी को बायस नहीं किया, किसी कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं किया। इवन सर की 5 बेटियां और 5 की शादी अलग अलग कम्युनिटी में सर ने करी हैं, उसमें मुस्लिम समाज में भी करी हैं। ये एक बुक है, सर की बायोग्राफी है, एक अदालत अंतर्मन में, जिसमें सर ने ये बताया कि किस तरह से उनकी जर्नी डे फर्स्ट से लेकर किस तरह से उन्होंने लॉ चूज़ किया। पहले मैथमेटिक्स साइंस के स्टूडेंट थे, उसके बाद लॉ चूज़ किया। किस तरह से स्टूडेंट का परसेप्शन होना चाहिए। इसमें मेन बात यह है कि सर ने ये बताया कि एक वकील जब गवाह से वाद संवाद करता है तो उसमें 18 टाइप्स के गवाह होते हैं। मतलब उनके माइंडसेट जो रहते हैं वो 18 टाइप्स के होते हैं, जिन्होंने सर ने अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है। और इसके साथ ही सर ने गुजरात दंगा जो जांच आयोग है उसके अध्यक्ष रहे हैं, रिपोर्ट पेश करी हैं। इस तरह से आप अंत तक बने रहिए, और आपका ये काम है कि जो भी सजेशंस, जो भी क्वेश्चंस हैं, अंत तक बने रहिए और लास्ट में हम तक पहुँचाइए, ताकि हम इसको और अच्छे से इम्प्रूव कर सकें। एज ए लॉ स्टूडेंट जो भी इस करियर को चूज़ करते हैं तो उसका परसेप्शन, सोचने समझने का जो अप्रोच होती है वो किस तरह से डेवलप करनी चाहिए और कैसी अप्रोच होनी चाहिए। देखिए, अगर लॉयर बनना है और सक्सेसफुल लॉयर बनना है तो सबसे पहले 2 चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत है, आदमी को भी और किताबों को भी। आदमी को समझना भी ज़रूरी है और किताब को समझना भी ज़रूरी है। किताब को समझना इसलिए ज़रूरी है कि जितना वाइड आपका रीडिंग होगा उतना ही आपके परसेप्शंस डेवलप होते जाएंगे, उतनी ही आपकी नॉलेज वाइड होती जाएगी। आज हम नॉलेज जो डिराइव कर रहे हैं वो बोरोड माइंड के पे कर रहे हैं। आज के यूथ के सामने बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वो इज डिपेंडिंग ऑन समबडी एल्स नॉलेज। वो अपना माइंड अप्लाई नहीं कर रहा है, किसी फॉरवर्ड होता जा रहा है आगे। वो फॉरेन से जो है सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी के उस ज़माने में गूगल पे और इस पे जो व्हाट्सएप पे जो मिलता है उसको वो भगवान का वाक्य समझता है, जबकि वो भगवान का वाक्य नहीं है, उसके पीछे भी आदमी है। आप एक गलती करेंगे तो एक ही गलती होगी, पकड़ में आ जाएगी, लेकिन अगर उसकी गलती आपने पकड़ ली तो वो उसका इन्यूमरेबल है, फिर वो गलती होती जाएगी।
आज की तारीख में इंडिया में 6 करोड़ केसेस रजिस्टर हो चुके साइबर के। तो अगर 6 करोड़ केसेस रजिस्टर हो चुके तो आप समझ लीजिए कि परसेंटेज से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो लॉयर को तो डिफेंड करना पड़ेगा ना, उनको जो चीट हुए उनको डिफेंड कौन करेगा? लॉयर को करेगा। तो ये सब फ्रॉड कमिट करने वाले कैसे करते हैं और कैसे नहीं करते हैं, उनको बचाने वाले के को भी पढ़ना पड़ेगा और उनको सज़ा दिलाने वाले को भी पढ़ना पड़ेगा। तो दोनों की नॉलेज उनसे ज़्यादा होगी तब आप उनको जरा कर पाएंगे, वरना आप जरा नहीं कर पाएंगे। इसे आपको उनसे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। इसे आदमी को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि मैंने कल भी आपको कहा था कि आदमी की 18 तरह की पर्सनैलिटी होती है। क्रॉस एग्जामिन से पहले आपको टेस्ट करना पड़ता है कि यह आदमी झूठ बोलने वाला है, सच बोलने वाला है, मजाक में लेने वाला है, सीरियसली लेने वाला है, किस तरह की उसकी नेचर है। तो आदमी को पढ़ना जरूरी है। इसे साइकोलॉजिस्ट भी होना ज़रूरी है। जज को भी पढ़ना पड़ता है तो आपको साइकोलॉजी पढ़नी पड़ती है। क्लाइंट को भी आप समझेंगे कि क्लाइंट आज तो आपको बेवकूफ़ बनाने तो नहीं आ रहा है। सही है। हाँ, समझे आप? जब वो आपको नॉलेज होगा तभी आप उसको तब रीड कर पाएंगे। तो यू हैव टू डेवलप योर ओन परसेप्शन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कि मैं जिस प्रोफेशन में जा रहा हूँ इसमें मेरे लिए 6 एवेन्यूज़ हैं। एक है कि मैं लॉ टीचर बन जाऊँ, तो मेरा किताबों से ही काम पड़ेगा, तो मेरा माइंड सेट बिल्कुल डिफरेंट है, वो टीचिंग लाइन होगी। एक ये है कि मैं जज बन जाऊँ। तो अगर आप जुडिशियल ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी कि हियर पेशेंटली, एक्ट वाइजली, बिहेव सोबरली एंड डिसाइड इम्पार्शली। You have to be man of honesty and integrity, otherwise you can't be judicial. All men are not born equal. They have different approaches, but everybody can compete in honesty and integrity. Nobody prohibits you. समझो? इसे आपको जो नया लड़का आएगा उसको ये सब समझने की आवश्यकता है। तीसरा आपका फील्ड है कि आप एज लॉ ऑफिसर किसी फर्म में जाएं, किसी फर्म को ज्वाइन कर ले, तो उस फर्म के संबंध में या उसके प्रॉस एंड कॉन्स में जितना इंटरनेशनल मार्केटिंग है वो जब तक आपको नहीं आएगा तब तक आप उसको एडवाइस करेक्टली नहीं कर सकते। हाँ, एक ये है कि आप कॉलमिस्ट बनना चाहते हैं, पेपर्स में कॉलम लिखना चाहते हैं। तो कॉलम लिखना चाहते हैं तो उसके लिए लॉ का आपका एनालिसिस आना चाहिए, क्या चल रहा है उसका पूरा एनालिसिस होना चाहिए कि जो बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ है उस बिल के क्या वो होंगे। तो इन सब के लिए बेसिक ये है कि आपका माइंड पहले से सेट होना चाहिए कि ये मेरा टारगेट है। और अगर वकील हैं तो फिर आपको ये चूज़ करना होगा कि आप स्पेशलिटी क्या लेते हैं। हम लोगों के ज़माने में तो जनरल लॉयर्स थे, इससे हमने ट्रायल कोर्ट के भी कर ली, अपीलेट कोर्ट के भी कर ली, हाई कोर्ट की भी कर ली, सुप्रीम कोर्ट की भी कर ली। हाँ, सब की कर ली। लेकिन आज तो डाइवर्सिटी ऑफ लॉज है, तो लॉ इतने डाइवर्स हो गए, इतने ट्राइब्यूनल्स खुल गए हैं कि ग्रीन ट्राइब्यूनल में खाली एक वकील लगा रहता है। हाँ, फैमिली कोर्ट में एक वकील रहता है, हर एक की बार एसोसिएशन अलग अलग बन गई। तो आप लिमिट हो गए वहाँ तक। तो आपने उस सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन किया, बाकी में आप गोल हैं। हाँ, ये भी है। इसे ये आपको तय करना है और उस दृष्टिकोण से आपको तैयारी करनी है। ये परसेप्शन वाइडर होके चलेगे तब जाके समझ में आएगा। लॉ इज नथिंग बट कॉडिफाइड कॉमन सेंस। समझ साहब? तो कॉडिफाइड कॉमन सेंस के लिए कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन, इट्स नॉट कॉमन, इट इज कॉल्ड कॉमन सेंस बट इट इज़ नॉट वेरी कॉमन, इट इज़ वेरी रेयर कॉमोडिटी। तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में एक जो अमेरिका का संविधान है उसको लेकर के उसके 200 साल पूरे होने पर एक दूतावास में सेमिनार हुआ था। सर, आपने वहाँ पे जो अमेरिका की जुडिशियल सिस्टम है उसका विरोध करते हुए जो स्पीच दिया था, तो उसका सर मेन रीज़न क्या डिफरेंस है अमेरिका के जुडिशियल सिस्टम में और अपने जुडिशियल सिस्टम में? देखिए, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में कुल 9 जज हैं और अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बने 270 साल से ऊपर हो गए।
तो 270 साल में जो है तो 300 साल के करीब होने आए, इसमें 9 के 9 जज हैं। हमारे यहाँ जो शुरुआत हुई तो आज 40-50 जज सुप्रीम कोर्ट में हैं, और पता नहीं, मुझे एग्जैक्ट नंबर मालूम नहीं है, लेकिन जो है सो हमारे यहाँ एक एक बेंच में 50-50, 100-100, 150, 200 केस की लिस्ट लगती है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका एक साल में 126 केस डिसाइड करता है, उसके बाद रेस्ट आर डीम्ड टू हैव बीन डिस्पोज्ड ऑफ, वहाँ पे डिस्पोज हो जाते सारे। हाँ। तो वो मतलब वहाँ फिर दूसरा क्या है, वहाँ जजेस आर इलेक्टेड, तो इलेक्टेड जजेस हैं। तो जैसे कल डोनाल्ड ट्रंप का जजमेंट आया, तो डोनाल्ड ट्रंप के जजमेंट में उन्होंने कहा पार्शियल इम्यूनिटी है, तो 6/3 का प्रोपोर्शन रहा, 6 ने उसके फेवर में जजमेंट दिया, 3 ने उसके खिलाफ जजमेंट दिया। तो वहाँ जजमेंट जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी है, वहाँ का परसेप्शन डिफरेंट है, वहाँ इतना प्रेशर ऑफ वर्क नहीं है। फिर एक एक जज के पास 8-8, 10-10 लॉ क्लार्क्स होते हैं, वो उसको सारा मटेरियल तैयार करके देते हैं। हमारे यहाँ वर्क लोड के मारे हम जो है सो माथे पे बोझ लिए घूमते हैं दुनिया भर का, बहुत सारे खुद ही पीर बबरची बस्ती का काम करते हैं। तो जब हम ये सारा काम करते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनकी बड़ी तारीफ करी। मैंने ये कहा, मैं कहा आई एंटर इनटू ए कैविएट विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आई डोंट एग्री विद इट, वी कैन नॉट डेनिग्रेट आवर जुडिशरी, आवर जुडिशरी इज फार मोर सुपीरियर देन अमेरिकन जुडिशरी। दूसरा क्या है कि वहाँ वो इकोनॉमिक प्लेस, तो अमेरिका में मैंने 2 किताबें कोट करी, एक थी फाइनेस्ट जजेस मनी कैन बाय, जॉन एशरम की लिखी हुई किताब है, वो कैलिफोर्निया बार का प्रेसिडेंट है, उसने 63 जजेस को बाय नेम कोट किया है उस किताब में कि उन्होंने बायस जजमेंट दिए और इसलिए दिया। तो उन्होंने कहा ये क्यों दिए, उन्होंने कहा वकील ही ऐसे थे बीच में, तो पूरा जुडिशियल सिस्टम। तो उसने कहा भ्रष्टाचार क्यों होता है जुडिशरी में, उसने कहा एवरी बायर एज ए ब्रोकर एंड द लॉयर वर्क्स एज ए ब्रोकर इन अमेरिका। हाँ, तो नाउ इन दैट सिस्टम आर वी गोइंग टू कंपेयर अवर सेल्स एंड डेनिग्रेट अवर सेल्स, इसलिए मैंने वो कहा वहाँ। सर, आपका जो अंदर का विवेक है वो उसको आप हमेशा लेके चलते हैं, मतलब क्या चीज़? विवेक जो है ध्येय जो बनाए रखते हैं, क्योंकि आप लॉ कमीशन के चेयरमैन रहे, प्रेसिडेंट रहे, लोकायुक्त में आपने काम किया, और पॉलिटिकल जो भी पॉलिटिकल लीडर थे उनसे आपका घनिष्ठ संबंध भी था। आप गुजरात दंगा आयोग में भी आपने जांच करी थी, तो इस तरह से ऑल ओवर इंडिया में पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आपका रिलेटेड थे, मीडिया से भी आप थे, लेकिन आपने हमेशा पॉलिटिकल को नो कहा है। तो सर, एक पर्टिकुलर रीज़न को लेकर के क्या माइंडसेट रहता है कि आप उस देखिए लगा देते हो? तो देखिए ऐसा है, मैंने मेरी किताब में बहुत खुलासा कहा है, लंबे से जवाब हो जाता है, इससे बहुत लंबे मैं नहीं कहूँगा। मैंने पैसे के लिए प्रोफेशन ज्वाइन नहीं किया, सर, क्योंकि मेरे फादर हमेशा कहते थे मनी इज सेकेंडरी इन लाइफ, इट्स नॉट प्राइमरी इन लाइफ, और उन्होंने अपने बिल में हमको 1 पैसा भी नहीं दिया। हाँ, उन्होंने लिखा कि जितने मेरे बैंक बैलेंसेस हैं या इंश्योरेंस के पैसे हैं वो सब जो है सो चैरिटीज़ में दे दिए जाएँ, अब स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप में, क्योंकि मैं स्कॉलरशिप से पढ़ा हूँ, विरासत में कुछ नहीं। इसलिए हमने उनके भावनाओं का आदर करते हुए उनका सारा पैसा खाली इसी में नहीं दिया, बल्कि एक अपार्टमेंट राजस्थान एजुकेशन ट्रस्ट को चैरिटी दिया, डोनेट किया 50 लाख। आज भी चलता है। हाँ, वो आज भी चलता है, और आज भी हमारे चैरिटीज़ हैं, तो वो मतलब नेकी करो और कुएं में डाल कहने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ। तो हमने प्रोफेशन को एज ए प्रोफेशन लिया, एज ए बिजनेस नहीं लिया। और जब वो नहीं लिया तो मेरा माइंड बहुत क्लियर था कि मुझे नंबर 1 ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे मेरी फादर की रेपुटेशन को ज़रा हार्म, बिकॉज मैंने उनको क्लाइमैक्स पे देखा है कि वो उनकी पॉपुलरिटी मेरा ख्याल है दीवान और राजा से ज़्यादा होगी।
जब वो सड़क पे निकल के जाते थे तो शायद ही कोई दुकानदार ऐसा होता था जो खड़ा होकर उनको हाथ में जोड़ता हो, जब वो मजिस्ट्रेट भी थे, हाई कोर्ट भी थे, क्योंकि मॉडेस्टी वॉज द बिगेस्ट वर्च्यू। इसलिए जब वो रिटायर हुए तो गवर्नर ने ये कहा कि आज एक अजात शत्रु रिटायर हो गया। हाँ, अजात शत्रु कहा गया था उनको अजात शत्रु कहा गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए उनके रिटायरमेंट पे, तो मेरे सामने एक बेंच मार्क था। उस बेंच मार्क को मैं ग्राफ नीचे नहीं जाने देता, वो हमेशा बढ़ाते गए और आज भी बढ़ रहा है। इसलिए उस बेंच मार्क को आगे ले जाने के लिए मैंने कहाँ तक उसको मेंटेन कर पाया मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन है कि मैंने उनके ग्राफ को नहीं गिरने दिया। तो आपके सामने एक बेंच मार्क होना चाहिए, एक ध्येय होना चाहिए, उस ध्येय की पूर्ति के लिए आप काम करेंगे, तो पैसा सेकेंडरी है। सर मैंने कहीं सुना है कि एक एक्टर ही बता रहा था कि खुदा मुझे इतनी ऊंचाई मत देना कि मैं अपनों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई मत देना। लेकिन सर आप जिस ओहदे पे जैसे पोजीशन पे पहुँचे, लेकिन आपका ओहदा बढ़ता गया, लेकिन आपने सर किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और गांव में जाके सिक्योरिटी कॉन के लिए बहुत सारे काम किए। देखिए इसका मैं कल जवाब दे चुका कि मेरी चॉइस नहीं थी कि मैं कहाँ पैदा हूँ। ये मेरे पूर्व जन्म में अगर कोई है तो उसके पुण्य होंगे जो मैं एफ्लुएंट घर में थे, उससे मुझे ये हक नहीं मिलता कि मैं उस आदमी को उपेक्षित करूं। मैं उस आदमी को अपने बराबर लाऊंगा तो मेरा कद ऊपर बढ़ेगा। ये 5 उंगलियां हैं, इसमें ये उंगली किसी काम में नहीं आती। ये सबसे बड़ी, ये आप दिखाते हैं लोगों को, अंगूठा दिखा देते हैं, ये आप पॉइंटर है, ये आप टीका कर देते हैं, इसको भी कहीं काम में ले लेते हैं, लेकिन मुट्ठी बंद करते हैं तो ये छोटी मका और इसका वो है। लेकिन ये सबसे लंबी इसलिए है कि बाकी इसके सारी छोटी है। तो जब तक इनको मैं नहीं जोड़ूंगा, जब तक मैं बड़ी कैसे बनूंगा? तो जब तक वो इस किसान और मजदूर को मैं काम में नहीं लूँगा और इसको साथ नहीं जोड़ूंगा, जब तक ये उंगली कैसे बनूंगा? कैसे काम? सही बात है। हाँ। तो सर आप जो गांव का जो मुखिया होता है, उसको अगर जो लीगल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का कुछ स्टेप देना चाहेंगे तो क्या हो सकता है? क्योंकि आप तो भली बात ही जानते हैं। देखिए हम उनको लीगल अवेयरनेस कराएं और ज़मीन में बैठ के कराएं। आप 6 फीट ऊपर कुर्सी में बैठ के या रोस्ट्रम पे बैठ के समझाना चाहेंगे तो वो बात समझ में नहीं आती। हाँ, मैंने सिक्योरिटी हमारा ऑर्गेनाइजेशन था और पैरवी एक दिल्ली में है, एक वाणी है वॉलंटरी एक्शन नेटवर्क, जिसको मैंने यूनाइटेड नेशंस में रिप्रेजेंट किया है। पैरवी को मैंने कितनी जगह रिप्रेजेंट किया है, सिक्योरिटी को करता रहा हूँ, कोई 20 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज उसके माध्यम से की है। हम भी जाके आए थे सिक्योरिटी, हम भी जाके आए उसके कार्यक्रम में। बहुत अच्छा काम वो ग्राउंड लेवल पे करते हैं। ग्राउंड लेवल पे सारा काम होता है। तो वो ग्राउंड लेवल पे जो काम होता है वो इसलिए होता है कि मैं उनके साथ वहाँ बैठता हूँ। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है सर। ये डिफरेंस है। आज मुझे अरुणा रॉय के साथ फुटपाथ पे बैठ के 2 पूरी के बीच में मिर्ची या 1 आलू रख के खा के और लंच करने में कोई एतराज नहीं है। वही इंसान को बड़ा बनाती है। बीइंग ए सन ऑफ जज, आपको कभी एडवांटेज मिला है इसका? किस तरह से आप इसको देखते हैं? मैं समझता हूँ कि ये डिसएडवांटेज है, ये लोगों का भ्रम है। अगर कोई डिसऑनेस्ट है, उसके ब्लड में वो है तो बात दूसरी है। अदरवाइज टू बी सन ऑफ ए सिटिंग जज इज ए डिस्क्वालिफिकेशन, आई मीन इज डिस्टर्बिंग फॉर द लॉयर इन द कोर्ट, क्योंकि उसको कॉन्शियसनेस रहती है कि उसकी वजह से उनकी इज्जत को कोई वो ना हो। दूसरा, मैं आरामखोरी न करने लगूं। सही बात है। मेहनत से कंप्रोमाइज़ करने लग जाऊंगा। अगर फिर वो मेहनत इजी मनी आने लगेगा तो मैं जो है वो कर दूंगा। मैंने एक केस कोर्ट किया इसमें कि मेरे को एक आदमी ने, जब वकालत चूँकि उसके 6 महीने के अंदर एक ब्रदर लॉयर ने पैसे ऑफर 20,000 रुपये ऑफर किए। उस ज़माने में, आज से 50 साल पहले 20,000 बहुत होता था उस टाइम पे। तो मेरे को समझ में नहीं आया कि 20,000 रुपये में क्यों एंगेज कर रहा। 200 रुपये की तो मेरी काबिलियत नहीं थी। तो मैं वेदपाल जी त्यागी जो उस वक्त लॉयर थे,
ओके। और तो मैं उनके पास गया, मैं उनको भैया कहता था। वो लॉ मिनिस्टर भी रहे, बाद में हाई कोर्ट जज भी हो गए। मैंने उनसे कहा भैया एक क्लाइंट मेरे को एंगेज करना चाहता है, वो 20,000 रुपये देना चाहता है और फला वकील लेके आया। उन्होंने कहा वो तेरी वकालत के लिए 20,000 नहीं देना चाहता, वो तेरे फादर की कोर्ट से केस निकालना चाहता है, इससे 20,000 रुपये देना चाहता है, एडवांटेज ले रहे हैं ताकि वहाँ से वो केस निकल जाए। हाँ, वो पार्ट थर्ड मैटर होगा और कुछ न कुछ होगा। तो ऐसे चक्कर में मत पड़ना, कभी भी इजी मनी कभी हाथ मत लगाना। और आपने उसको उस दिन के बाद मैंने मतलब आई बिकेम वेरी कॉन्शियस ऑफ इट। तो मतलब उससे कोई एडवांटेज नहीं होता। जब आपके पिताजी जज थे, फिर आपको एक पोस्ट भी मिलने वाली थी, उसको भी आपने मना कर दिया था? हाँ, मेरे को मतलब मैं पैनल लॉयर था, तो मैंने कभी बिल नहीं दिया। ओके। असेंबली में एक क्वेश्चन आ गया कि कान सिंह जी ने वो मिस्टर दवे, जस्टिस दवे के लड़के हैं, उनको पैनल लॉयर बनाया है। तो लॉ मिनिस्टर ने कहा उसने बिल ही नहीं दिया, वो तो ऑनररी वर्क करता है। सही है। Because he want to take and we want to understand what is the perception of a government advocate's office. सही बात। तो वो उन्होंने मुझे जब वहाँ पोस्ट की तो मैंने कहा मैं तो नहीं लेता, मैं नहीं बनता डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट। सर, आपको साहित्य का अमृत सम्मान मिला है, जबकि आपने कोई साहित्य कभी लिखा नहीं ऑटोबायोग्राफी के अलावा, तो फिर आपको साहित्य का अमृत सम्मान कैसे मिला? ये मैंने चेयरमैन को प्रश्न किया कि भाई आपने ये मेरे को क्यों ये सम्मान कर रहे हैं। तब मेरे को वेदव्यास जी ने, जो उस वक्त चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि आपसे ज़्यादा फॉरवर्ड किताबों के हमारे यहाँ किसी ने लिखे नहीं है, एंड यू आर ए वॉरेशियस रीडर। तो जब तक रीडर नहीं होगा तब तक साहित्यकार का कोई वो नहीं है। इसलिए हमने वो आपका ये सारे जो आपने लिखे हैं, इसकी वजह से ये अलग से बनाया हुआ है। ओके। तो वो ठीक है। आपने 14 बुक्स का फॉरवर्ड लिखा था? मैंने करीब 30-40 बुक का किताबों का फॉरवर्ड लिखा होगा। तो फॉरवर्ड लिखने के और लिए अभी भी मतलब लास्ट वीक भी एक लिखना पड़ा मेरे को। अच्छा, अभी भी आप लिख रहे हो? हाँ, अभी भी लिखता हूँ। हाँ, अभी मनोरम है कवित्री, उसकी किताब आई है परसों ही, परले रोज ही। तो उसका फॉरवर्ड मैंने ही लिखा है। सर, अभी उमेरा सैयद एक स्टूडेंट है, उसका क्वेश्चन है कि व्हाट इंस्पायर यू टू वर्क इन दिस एज? इन दिस एज ऑफ 93? वेल, आई डोंट वांट टू सिट आइडल। आदमी मतलब जो है बुढ़ापा मानसिकता है। हाँ। मैं अपने को बुढ़ापा क्यों, जो एज के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी वो तो हर एक को होगी, लेकिन मैं उसको अपने सिर पे क्यों हावी होने दूँ? तो आई बिलीव इन पॉजिटिविटी। ओके। लाइफ इज सर्टन, यू हैव टू डाई वन डे। ये माइंडसेट रहना चाहिए। तो डेस्टिनी है। हाँ, ये डेस्टिनी। तो उससे डरने का तो कोई काम नहीं। जब मृत्यु से डर नहीं लगे, तब फिर जो है सो आप काम करते रहे। बिल्कुल सर, और आपने हमको भी टाइम दिया। सर, आपका हाई कोर्ट के जज रहते हुए एक बहुत ही लैंडमार्क केस रहा है जयपुर के लिए, जो रामनिवास बाग का है। वो जजमेंट आज भी जयपुर को सेव कर रहा है। सर, वो क्या था? मैं एक मैगजीन उधर रखा हुआ है अभी, मैं आपको बताता अगर इधर होता तो। उसको मैं हेडिंग दिया है उसने फ्रंट पेज पे, जयपुर एक नरक कुंड है। जयपुर एक नरक कुंड है? हाँ। ओके। मैंने जयपुर सन 50 में भी देखा है, जब जयपुर बिल्कुल चमकता था, सड़कें खाली होती थी। महाराजास कॉलेज का मैं स्टूडेंट रहा। हाँ, और कोई पहाड़ी ऐसी नहीं थी जब हमने स्केलिंग नहीं किया हो, क्योंकि ट्रैकिंग हमारी हॉबी थी। ओके। तो हमने जो है घाट की गोनी से और आमेर तक पहाड़ी चलते गए होंगे। तो कोई पहाड़ी ऐसी तो पूरा जयपुर आपका नापा हुआ था? सारा नापा हुआ था। उसके बाद में मैंने देखा कि जगह जगह जो है सो एनक्रोचमेंट होते जा रहे हैं। हाँ। और एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में रामचंद्र जी कास्तीवाल ने रेट लगाई कि एक ही तो पार्क है जयपुर में, रामनिवास बाग, और उसमें घूमने वालों को फुर्सत नहीं, वो ट्रैफिक की वजह से फुर्सत नहीं मिली।
तो एक राजस्थान पार्क एक्ट है पुराने ज़माने का, 1955 का लॉ है बना हुआ। तो मैंने उसको कोट करते हुए कहा कि पार्क मीन्स पार्क, इट्स नॉट पार्किंग प्लेस। पार्क मीन्स पार्क होना चाहिए, सही बात है। इसके थ्रू ट्रैफिक जो है वो बंद होना चाहिए ताकि ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों का काम करे ये गार्डन, और बच्चों को खेलने का मौका मिले। और अनफॉर्चुनेटली मैं रिटायर हुआ, और रिटायर होते ही जो है सो उसके मेरे ऑर्डर पे स्टे हो गया। तब मैंने अपनी वेदनाएं लिखी। अच्छा। कि भाई मेरी वेदना ये है कि जो काम मैं करना चाहता था वो नहीं हुआ, और तो उसको कोर्ट ने कहा कि मैं खुद ही नहीं चाहता, हाँ, और उसको खोल दिया। मैं समझता हूँ कि रामनिवास बाग में ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। हमने अल्टरनेट प्लान दिया हुआ था, सर्कुलर रोड बनाई थी कि वो रोड जो है सो अल्बर्ट हॉल के दोनों तरफ से ठेठ तक आए। उसमें हमने बच्चों का रेलवे स्टेशन बनाया था, उसमें हमने जो है सो टॉय ट्रेन चलाने का उसमें वो रखा था। तो आपने जो सोचा वो आज सारा कुछ है? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। है नहीं। नहीं तो जयपुर का अलग नजरिया होता। जयपुर का नजरिया तो सुप्रीम कोर्ट को ये सब मालूम था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के नॉलेज में था। तो सुप्रीम कोर्ट ने एम्पावर्ड कमेटी बनाई, मुझे उसका चेयरमैन बनाया। मैंने 26 इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स दी। ओके। और कोई गली जयपुर की ऐसी नहीं है जो मेरी देखी हुई न हो। मैंने वो रिपोर्ट के पहले, उसके बाद मैंने 10 रिपोर्ट्स तैयार करी और उसमें सारे फोटोग्राफ्स दिए। उसमें लिखा कि जयपुर सड़ रहा है। हम जो जयपुर देखते हैं दिखाते हैं मेन रोड से, वो जयपुर नहीं है। आज भी जयपुर की जो गलियां हैं जो 2-2 फीट के बीच के वो हैं मकानों के बीच में, उनमें आप अगर जाएंगे तो आप उसके सामने से निकल नहीं सकते। मैंने उसमें वो भी फोटोग्राफ बताया कि जहाँ बिसलपुर का पानी आता है और जहाँ आपका फिल्टर पंप है उसके ऊपर सारे दिन जो है सो कौवे बैठे रहते हैं, चीलें बैठी रहती है, क्योंकि वो मोती डूंगरी रोड के ऊपर बनाया है। वो मेरे लॉ कमीशन का ऑफिस होता था किसी ज़माने में। उसकी बिल्डिंग को तोड़ के वहाँ बनाया है। तो वहाँ बनाने से क्या हुआ है कि वो सारा मुस्लिम मोहल्ला है, तो वहाँ सारे नॉन वेजिटेरियन शॉप्स हैं 99%। तो होटल सारे उनका अपशिष्ट जो है खाने के लिए वो सब, और वहाँ बैठे रहते हैं, वो पानी में गिरता रहता है। मैंने उसके फोटोग्राफ्स पेश किए, सुप्रीम कोर्ट को भेजे। सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने एक डक्टिंग प्लान बनवाया 3000 करोड़ का। राजस्थान गवर्नमेंट ने कहा किससे पूछ के बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ये बनाया है तो ये वो सही है, आपके पास पैसा नहीं है तो हम दे देंगे। लेकिन फिर भी आज तक वो नहीं बना। किसकी सरकार थी उस टाइम सर? हाँ, उस टाइम किसकी सरकार थी राजस्थान में? अब वो ये तो मुझे याद नहीं रहा। सरकारें तो सारी आ गई उसके बाद में, और जब वो फिर उसके बाद में ईरानी साहब ने रिज़ाइन कर दिया। तो फिर मैंने भी रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि एक आदमी से तो काम चलता नहीं। तब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को भेज दिया विद रिकमेंडेशन कि जिस सेंसिटिविटी से रिपोर्ट दी गई है इन रिपोर्ट्स को इम्प्लीमेंट कराया जाए। सर वैसे मैं भी सीरवी हूँ और आपका जो फर्स्ट इंटर्न था वो भी सीरवी है, और आपके काफ़ी सीरवी रहे, और आपने केस भी क्या लड़ा था सीरवी? 6 सीरवी मेरे दफ्तर से निकले। 6 सीरवी आपके दफ्तर से निकले। हाँ, तो आपने सर एक केस भी किया था अफीम के मामले में, और हमारे वहाँ पे ऐसे होता है थोड़ा बहुत अफीम मनुआर के लिए रहता है, तो उस बेसिस पे आपने वो केस भी जीत लिया था। तो सर सीरवी फैमिली और समाज के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, सीरवीज की कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है दूसरों से, क्योंकि आप लोगों के यहाँ जो है सो वर्क कल्चर है। वर्क कल्चर है बिल्कुल। और आपके यहाँ फ्यूनरल नहीं होता, बरियल होता है। हाँ, समझता? हाँ। तो वो मतलब कल्चर कहीं से मिक्स हुई है। हाँ, समझता? वो जो क्षत्रिय वंशज थे वहाँ से वो डेवलप होके फिर तो क्षत्रिय में तो फ्यूनरल होता है। हाँ, लेकिन आपके यहाँ फ्यूनरल नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ फिर आगे डिवाइड हो गए थे। तो वो, और आपके यहाँ जो है सो वो धर्म गुरु से जैसे दीवान साहब से, तो यू आर ऑलमोस्ट एट पार विद बिश्नोई। हाँ, कि जैसे बिश्नोई हैं तो 20 और 9 29 उनके उसूल हैं। हाँ, ऐसे सीरवियों के उसूल हैं। तो आप दीवान जी की हवेली वाले हैं। हाँ,
तो 300 साल पुराने नारियल आपके यहाँ छती के आज भी रखे हैं। हाँ बिल्कुल। देख के आए हो कभी? हाँ, गए सर, वहाँ तो जाते रहते हैं हम उनकी हवेली पे, बडेर कहते हैं उनको। तो वो 300 साल पुराने नारियल रखे हैं नारियल अभी वहाँ पे रखे हैं, अभी बिल्कुल। भी। अब तो उन्होंने कांच वाच लगा दिए और उसको सब हाँ, अब वो फिट कर दिए सारे अंदर, बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। देखा है मैंने। हाँ सर, फॉरेंसिक लाइब्रेरी का जो लाइब्रेरी होती है, फॉरेंसिक लाइब्रेरी, उसका लीगल फील्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, लेकिन अब जैसे जैसे वो सर कम होता जा रहा है। फॉरेंसिक लेबोरेटरी, हाँ फॉरेंसिक लेबोरेटरी, आपने वहाँ पे लिखा भी है कि फॉरेंसिक स्किल हैज़ बिकम ग्लोबल कैजुअलिटी दीज डेज। तो वो ये जो मैंने फॉरेंसिक लिखा है ना यहाँ वर्ड, हाँ ये उस फॉरेंसिक लेबोरेटरी से मतलब नहीं है। ओके, ये मैंने लिखा फॉरेंसिक लैंग्वेज के लिए लिखा। अच्छा लैंग्वेज, हाँ ठीक है। क्या आपका जो है एक मेथोडिकल जो होता है ना, वो सब मतलब उस तरह से एनालाइज होनी चाहिए हर एक चीज़ को। फॉरेंसिक लेबोरेटरी में हर एक चीज़ का एनालिसिस होता है, एनालिसिस होता है। ऐसे ही जो है सो आपकी स्किल है, हाँ उस स्किल का एनालिसिस होना चाहिए। तो ये मैंने नहीं कहा, ये टी इवांस एक लॉयर है अमेरिकन और काफ़ी बड़ा वो है, उसने ये लिखा है फॉरेंसिक स्किल इज ए ग्लोबल कैजुअलिटी दीज डेज। हाँ बिल्कुल सर। अभी सर आपका जो रिटायरमेंट वो 65 ईयर्स की एज में हो गया था, और अमेरिका वगैरह वहाँ पे 62 में हाँ, और यहाँ पे मैक्सिमम इंडिया के अंदर 65 ईयर है। लेकिन सर लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे एक्सपीरियंस को बहुत तवज्जो दिया जाता है। तो जब 65 और 70 तक एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जजेस को रहता है, तो ये रिटायरमेंट सही है, इसको आप कैसे देखते हैं, या इसको लाइफ टाइम पे रहना चाहिए? देखिए, इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। और आपकी हेल्थ कैसी रहती है, आप टाइम कितना डिवोट कर सकते हैं, और आप सबसे बड़ी बात यह है कि आप कुर्सी से चिपका रहना चाहते हैं या आप काम से चिपके रहना चाहते हैं। हाँ, वो डिफरेंस क्रिएट करता है। तो वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, तो उसके हिसाब से वो रिटायरमेंट का या कुछ भी जो है वो तो वो हो तो उस हिसाब से होना चाहिए। सर कभी कोई प्रॉपर्टी का रिलेटेड कोई केस आपने किया है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से? हाँ किए हैं। तो उसका कोई इवेंट अगर आपको याद हो कि आपने जिक्र नहीं किया है, और ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट वाले केसेस बहुत लंबे चलते हैं, तो उसका क्या रीज़न है मेनली? बात ये है कि जो सिविल सूट्स होते हैं वो उसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ज़्यादा होती है। हाँ, उसमें डॉक्यूमेंट्स एविडेंस ज़्यादा होती है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ज़्यादा होती है, और उसमें जो गवाह होते हैं वो बहुत बायस्ड अपने तरीके से होते हैं। हाँ। आप बिल लिखाएंगे तो अपने आदमी की गवाही कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, तो वो उनके इंटरेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। और वहाँ अब बात ये सब तरह के दीवानी मामले जो जयपुर में हैं, ख़ास तौर से ये हवेलियाँ जो हैं पुरानी इनके मुकदमे 50-50 साल 40-40 साल से चलते हैं। बिल्कुल, क्योंकि प्रॉपर्टी का डिवीज़न होता जाता है, सही है, रुपया बढ़ता है। हाँ, आप रुपए को 100 रुपये को कहीं डाल दोगे तो वो ब्याज में चाहे 1 रुपये सैकड़ा ही मिले तो वो मतलब वो बढ़ता जाएगा। लेकिन जो है सो प्रॉपर्टी आपकी है वो डिवाइड होती जाएगी, वो डिवाइड होती चली जाएगी, तो वो होती जाती है। तो उसमें डिवीज़न जो होना होता है, आगे का कौन ले, पीछे का कौन ले, इधर का कौन ले, उधर का कौन ले, वास्तु शास्त्र के हिसाब से मेरे बात तो हिस्से में तो बाथरूम आ रहा है, तेरे हिस्से में किचन आ रहा है, उसके हिस्से में नाले परनाले सीढ़ियों के इनके, तो वो झगड़े हर एक कोई सुलझाना नहीं चाहता, सुलझाना नहीं चाहता, इसलिए ज़्यादा चलते रहते हैं। फूलचंद गोपाल लाल का केस एक अभी पेंडिंग है, 70 साल हो गए उसको। ओके, तो इसी वजह से उसके पोते ने किताब लिखी है, हमारे परिवार की 70 साल की यात्रा, मेरे को बुकलेट दे के गया था। अच्छा, हाँ, वो उसने पूरा केस मेंशन करा उसमें। हाँ, वो मैं वकील रह चुका था उसमें। अच्छा, तो वो केस हम जीत गए थे हाई कोर्ट से, वो सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने रिमांड कर दिया।
तो वो नीचे कोर्ट में वापस पहुंच गया। हाँ सर, आप जब बेंच पे थे, जज पे थे, तो कोई भी डिसीजन देते टाइम किस चीज़ का मेनली ध्यान रखते हैं? एक तो सर 3 फैक्टर मोस्टली होते हैं कि जो अपराधी हैं उसको सज़ा मिलेगी, या फिर जिसके साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय मिलेगा, या फिर आपका जो जजमेंट है वो अपर बेंच से चैलेंज हुआ नहीं होगा। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, मुझे लोग बहुत सिरफिरा बोलते थे, और मैं रूल ऑफ 3 में बिलीव करता हूँ। ओके। प्रैक्टिकल विजडम में बिलीव करता हूँ, बहुत थ्योरेटिकल उसमें मैं नहीं जाता। ओके। हाँ? और हमारी तो मतलब परंपराएं ऐसी पड़ी हैं कि हमारे कोई देवता ही ऐसे नहीं है जो किसी अपराध में लिप्त न रहे हो कहीं न कहीं, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे सूर्य हो, चाहे कोई हो। हाँ, कहीं न कहीं कुछ न कुछ लगा दो। तो वो जो कथावाचक होते हैं तो बहुत पॉपुलर वो होते हैं जो किस्से कहानी खूब बड़े गढ़ के बोलते हैं। हाँ, तो बहुत कम होते हैं जो स्वामी रंगनाथानंद और मुरारी बापू जैसे कथावाचक होते हैं, जो टू द पॉइंट बात करते हैं, उसको एनालाइज करते हो। बाकी कहानी किस्से करने वाले बहुत होते हैं और लोग उसको वैसे ही मानते हैं। तो वो जो किस्से कहानियों वाला मसला है, वो मसला वो आप नहीं करते थे, आप अप टू पॉइंट करते थे। वो मतलब जो है तो मैं ये कहता था कि भाई, मैंने कहा तो वो मजाक में कहा जाता है, और कोर्ट को कन्विंस करने के लिए कहा जाता है। मैंने क्या कहा उसमें, हाँ, वो मेरी ग्रैंड डॉटर ने किस्सा कोट किया है एक उसमें। ओके। कि जज ने मुझसे वो कहा, एक कॉल गर्ल थी, हाँ, तो वो तो कंसेंटिंग पार्टी थी। हाँ, लेकिन उसमें केस हुआ, उसमें मुझे प्रोसिक्यूशन का वकील बनाया। ओके। तो प्रोसिक्यूशन का वकील होने की वजह से मेरे को तो वो बेल खारिज करवानी थी उसकी। हाँ, सही है। तो वो उसमें क्या हुआ कि उस जो औरत को वो जो मुल्जिम थे उन्होंने स्टार्क नेकेड सड़क पे फेंक दिया था। ओके। तो वो एक हेड कांस्टेबल ने उसको ओवर कोट डाला और वो सारा हुआ। जोधपुर का किस्सा है, बड़ा फेमस केस है। तो उसमें मैंने जज को कहा, मैं कहा कि जब सतयुग था तो लॉर्ड कृष्णा है द्रौपदी को चीर हरण के लिए, तो आज कृष्णा तो है नहीं, तो आप कोर्ट कृष्णा बन के आएंगे तो इसका चीर रुकेगा। हाँ, सही बात। तो जज को आसमान में बैठाया। सर, आपकी जब मैं ऑटोबायोग्राफी, ये आप एक अदालत अंतर्मन में जब ये बुक पढ़ रहा था, तो मेरे मन में भी एक अदालत लड़ रही थी कि मैं आखिर बात किससे करूं, जस्टिस विनोद शंकर दवे से बात करूं, या एडवोकेट दवे से बात करूं, या एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात करूं, या ये किसानों और जो मजदूर गरीब हैं उनके मसीहा से अगर मैं बात करूं, या फिर एक नवासी के नानू से बात करूं। तो सर, आपने एक ही जीवन में इतने सारे रोल अदा किए, और इस तरह से अदा किए कि एक गांव की आम बेचने वाली मालन से लेकर के देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक सबके आपके बहुत फैमिलियर रहे। तो सर, आपने किस तरह से इस जीवन को जिया, क्या जर्नी रही आपकी? ऐसा है कि बचपन से संस्कार जो पढ़ते हैं वो कोई इंसिडेंट्स को लेके पढ़ते हैं। आपने मेरी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है, ऐसा लगता है आपकी सवाल जवाब से। उसमें एक वाक्य दिया मैंने कि मेरा एक तांगे वाला था, सही था। हाँ, उसकी मैंने बचपन में एक रोटी चुरा दी स्कूल में भूख लग रही थी जी। तो उसने मेरे माँ से शिकायत की, तो मेरी माँ ने उससे कहा तारे घाटो पड़ गई। तो मुझे नहीं डांटा, उसको डांटा। मैंने कहा कि नहीं डांटा तो नहीं पड़ा, लेकिन मैं बड़ा ही हूँ और आप ब्राह्मण हैं, तो वो मतलब जो है तो लोग मेरी पिटाई करेंगे। वो कास्टिज्म के ऊपर। तो मेरे नाना जी दीवान हुआ करते थे और फर्स्ट वर्ल्ड वार में के टाइम के आर्मी ऑफिसर थे। उन्होंने उसको बोल दिया, उन्होंने कहा गुरु चिनी जात पात ये सब तो बड़े होने पे समाज सिखाता है। सही। बचपन में तो बच्चे के दिमाग पे बात नहीं, सही बात। अगर खा गया तो खा गया। हाँ। सर, आपके पिताजी राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे,
मिस्टर लेट श्री दुर्गा शंकर दवे जी, उनसे भी आपको बहुत सम्मान मिला और उनसे क्या प्रेरणा मिलती है? उनको अजात शत्रु भी कहा जाता है और उनका जो हाईकोर्ट में का समय था उसको स्वर्ण काल कहा जाता है। तो सर आप अपने पिताजी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे फादर जो है तो मालवीय जी के बड़े फेवरेट स्टूडेंट थे। उन्होंने बनारस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और बहुत स्ट्रगल के बाद, यानी बड़ा विचित्र उनका कैरियर है। मेरी दादी एक्चुअली जो है, शी वाज ए डेली बी स्प्रिट बिहाइंड द होल फैमिली ग्रोथ। तो मेरे दादाजी जो है वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, ठीक है। उसका मेरी दादी को अफसोस था, क्यों? उसकी बाकी सिस्टर्स के हस्बैंड सारे एमए थे उस जमाने में। अच्छा, और वो अकेले थे जिनके हस्बैंड अनपढ़ थे, लेकिन पैसा बहुत। ओके। तो मेरी दादी ने अपनी सास को कहा कि मेरे को पैसा कोई नहीं चाहिए, इस पैसे को आप जो है तो सारा दान कर। तो उन्होंने अपने सारे ऑर्नामेंट, तो सारी चीजें मंदिर को दान कर, सारे खुद के ऑर्नामेंट दान कर। और उन्होंने कहा मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं। तो मेरी बुआ के लिए उन्होंने जो लड़का ढूंढा वो 7वीं 8वीं तक पढ़ी। वो बाद में ICS हुए एंड ही रिटायर्ड होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड चेयरमैन पब्लिक सर्विस पद्म विभूषण भी। और मेरे फादर को इंग्लिश मीडियम सॉलिटरी स्टूडेंट थे बूंदी। हाँ, फर्स्ट स्टूडेंट थे जिन्होंने इंग्लिश मीडियम से पास आउट किया था। और बूंदी में कोई स्कूल नहीं था और कोई जगह नहीं थी। तो 100 मील टांगे में बैठ के एग्जाम देने गए। तो 3 दिन में पहुंच गए, वहां से पास हो गया है। और जब पास हो गया तो बूंदी में हाई स्कूल नहीं था, तो अपनी मौसा के पास पढ़ने के लिए गए झालावाड़। और वहां से मैट्रिक किया। मैट्रिक करने के बाद उन्होंने कहा आगे पढ़ना है। मेरी दादी ने कहा मैं कड़े गिरवे रखती हूँ और तू जाके वहां अपना कहीं ट्यूशन करना और पढ़। फैमिली के लिए जो आपके पूर्वज थे उन्होंने बहुत सैक्रिफाइस किया। हाँ, मेरी दादी ने she is solely responsible. How a lady can bring out a family, yes, and how the family is made. She was a great example of it. उसने सारे परिवार को बांधे रखा, सारे परिवार को पढ़ाया। उसने लक्ष्मी को ठुकराया, और सरस्वती का आह्वान किया। हाँ, क्यों? उसके मन में ठीस थी कि मैं बहनों में मैं मेरा ही हस्बैंड में से पढ़ा हुआ नहीं। और आज शायद उन सारी बहनों में से सबसे जो रिच बैकग्राउंड, एजुकेशन बैकग्राउंड है वो आपकी फैमिली का हुआ, तो वो उनकी देन है शायद, वो उनकी। सर 1976 की घटना है, जस्टिस AP सेन जो ट्रांसफर हुए थे MP से जोधपुर हाई कोर्ट में, तो फिर उनका जो फर्स्ट डे था, उनका फर्स्ट केस आपका ही था, तो आपने मना कर दिया था। वो एक्चुअली बहुत ह्यूमरस थे, बहुत विटी थे और हेवी बॉडी थी, पूरी बॉडी हिलती थी। यस, तो मजाक किया बहुत। हाँ, तो ये बात ये है कि जब लॉ प्रैक्टिस होता है तो उसके पास सारी इंफॉर्मेशन पहले से होती है, जो आने वाला होता है उसकी जन्म पत्री भी मालूम होती है। तो वो नेचर मेरे को मालूम थी। मध्य प्रदेश के लॉयर मेरे फ्रेंड थे जिन्होंने बताया तुम्हारे आ रहे हैं वो मतलब तुम्हारा एंड्योरेंस टेस्ट। तो उन्होंने आते ही मुझे कहा मिस्टर दवे इस केस में कुछ नहीं चलेगा। तो मैंने ये कहा, मैंने कहा मैं लॉर्ड भागेगा और नहीं लंगड़ा हो गया। मैं कहा मेरे को बैसाखी पे भगाना आता है। हाँ, तो बड़े जोर से मुस्कुराया। उसका केस मेरा बहुत अच्छा था। वो अच्छा ठीक है, तो फिर बैसाखी पे है तो चलिए आपको एडमिट कर दे। तो एडमिट कर दिया। आई हैड अ वेरी गुड रेपो विद हिम। उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट के जो वकील जब जज बने तो उन्होंने आपको लेटर भी लिखा था कि आपको वो जज देखना चाहते हैं। वो बात ये है कि नहीं, वो मुझे जब एक्टिंग चीफ जस्टिस थे हमारे यहाँ, वो एक्टिंग चीफ जस्टिस हो गए थे। ओके, तो वो चाहते थे कि मैं हाई कोर्ट जज बनूं। ठीक है। और उन्होंने मुझसे पूछा
मैंने उनसे कहा मैं प्रोग्रेसिव राइटर लॉयर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हाँ, और इमरजेंसी में हमने जो है सो इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया। इसे आज की गवर्नमेंट मेरे नाम को आगे नहीं बढ़ाएगी, इसलिए मैं अपना नाम पिटवाना नहीं चाहता। हाँ, वो फिर जो उस टाइम के तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे, उन्होंने आपके बारे में स्टेट में लिखा कि ही इज कम्युनिस्ट and has supported emergency, so my governance will not recommend his name. This is what he told to Justice Kimball. Kimball साहब ने भैरव सिंह से पूछा कि सिर्फ वो शेखावत साहब भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से कुछ आए हुए थे, तो उन्होंने किसी पार्टी को पूछा सेन साहब को देश बनाना चाहते, बोले हमारी सरकार नहीं करेगी। आपने इमरजेंसी को सपोर्ट किया था। 5 ग्रैंड डॉटर्स है और 10 की शादी 10 डिफरेंट कम्युनिटीज में हुई। हाँ, और सबकी दो एक कम्युनिटी के नहीं, आपने नहीं करी, उन्होंने चूज कर हिंदू भी है, मुसलमान भी शामिल। हाँ, मुसलमान। I told you there are no communal rights, and I have attended all marriages. Yes. In fact, I had approved all the groups, and they are all happy in their life. आपने बेटियों के बारे में आपकी बुक में एक छोटी सी पॉइंट लिखी हुई है, मैं उसको बताना चाहूंगा कि मेरी ये बेटियां घर के आंगन में लगे पनपते पेड़ हैं, मेरी ये बेटियां इनसे घर हरा भरा रहता है और मेरा ये आंगन कभी सूखता नहीं है, कभी रूखता नहीं है, हरा भरा हमेशा रहता है। लेकिन एक दिन ये किसी और के आंगन में जाएगी, एक दिन ये किसी और के आंगन में जाएंगी, लेकिन फिर भी इनकी जो डाल पर पड़े पंछी हैं उनकी वाणी से मेरा घर हमेशा सरसराएगा। और वो सर आज भी आपकी बेटियां आती जाती रहती हैं। एक सर स्टूडेंट है हिमांशु, तो उसका एक क्वेश्चन है कि सर एक स्टूडेंट जब 12th तक रहता है तो खुद को कैसे आइडेंटिफाई करे कि उसको लॉ करियर चूज करना है या नहीं करना है, वो खुद को कैसे एनालाइज करके ये डिसीजन ले? वो उसको ये देखना चाहिए कि उसकी साइकोलॉजी जो है कि वो किससे ज्यादा इम्प्रेस है, सोसाइटी में किस उपलब्ध है। तो मैं बचपन से वकील मैंने देखे, मैंने भोला भाई देसाई को भी देखा, मैंने के मुंशी साहब को भी देखा जो मेरे फादर उनके में थे, मैंने जस्टिस बेरी को बहस करते देखा, बड़े बड़े वकीलों को देखा जो फादर को कभी छोड़ने जाता है गाड़ी लेके तो वहाँ बैठ जाता पीछे, देखता। तो मैं उस माहौल में I was greatly impressed by the articulate language used by the lawyers. Okay. तो लैंग्वेज और जो उनका प्रेजेंटेशन उनका लिविंग स्टैंडर्ड था, उसको देख के तो वहाँ से सर एक क्वेश्चन है स्टूडेंट का है, हेमंत नाम है उसका। वो बोला कि जब एक स्टूडेंट कॉलेज पास करके लॉ पास करके जब निकलता है तो जब इंटर्नशिप पे जाता है तो इंटर्नशिप को कैसे चूज करना चाहिए और वहाँ पे किन बातों का मोस्टली ध्यान रखना चाहिए? देखिए, इंटर्नशिप करने के लिए इंटर्नशिप शुड बी डन विद ऑल सिंसियरिटी। ये नहीं कि इंटर्नशिप क्योंकि करनी हमको जरूरी है इसलिए हम गए और करके आ गए और खाली सर्टिफिकेट इकट्ठा कर दिया। सीवी में एक कागज ऐड करने के लिए इंटर्नशिप इज नो इंटर्नशिप। दूसरा, यू आर डूइंग इंटर्नशिप इन अ प्रोफेशन वेयर एवरी डे इन द लाइफ यू आर ए स्टूडेंट। From day 1 to the last day you go to the grave. Till then you are a student. Your mind must be blowing on each issue. And fertility for that requires all sort of manure and everything to be free. जब आप उसमें जितना ज़्यादा खाद डालोगे उतनी ज़्यादा ग्रो होगा। तो आपको अपनी जो है फाउंडेशन वहाँ है, वो बीजारोपण है। इंटर्नशिप आपका बीजारोपण है। वो बीज ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसका फंगस लग जाए वो उगे ही नहीं। सही बात है। या बीमार पौधा उगे। अगर हेल्दी पौधा उगना है तो वो बॉबिन के उसमें उसको डुबो के उसको सही तरीके से सही खाद में सही उसमें सही पानी देके। तो इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो पौधारोपण का वही फाउंडेशन है लॉ करियर की। फाउंडेशन आपने बोला फाउंडेशन में कंप्रोमाइज नहीं होता। आपने बोला कि सर जब इंटर्नशिप कर रहे हैं तो आपके सीनियर का ऑफिस आपको एक खोलना चाहिए। खोलो, आप बंद करें। यस, हाँ, सही बात। फाइल को कवर टू कवर पढ़े। कवर टू कवर पढ़े।
ऐसा नहीं बीच में पढ़ने छोड़ गए। आज जो आता है वकील आर्बिट्रेशन मेरे सामने आते हैं, वो मोबाइल खोलते हैं, हेड नोट से कहते हैं सर ये है, मैं कहता हूँ किन फैक्ट्स में ये लॉ लेट डाउन किया, तो फैक्ट्स नजर दिखते हैं। Now law is laid down on the facts of the case. Facts are not dependent on the law. Therefore, one should understand, and this can be taught only at the time of intention. और जो बात समझ में नहीं है वो सीनियर से पूछो। सही बात है। ऐसा नहीं कि आप आए चुपचाप चले गए, आपको जो भी पूछता है आप पूछें। सर आपने 60 इयर्स दिए एडवोकेसी में, तो सर आप जो न्यू एडवोकेट्स अभी आ रहे हैं, जो प्रैक्टिशनर हैं, उनके लिए कुछ फंडामेंटल बताना चाहेंगे कि एडवोकेसी के क्या फंडामेंटल हो सकते हैं और कैसे एक जज को समझ सकते हैं? देखिए, मैंने किताब में भी लिखा है और अपने लेक्चर्स में भी बच्चों को बोलता हूँ कि मेरी लाइफ का एक इंसिडेंट है। एट द एज ऑफ 40 वीके कृष्णा मेनन ने जी मुझसे कहा कि रीडिंग नेवर गोज वेस्ट। उन्होंने मुझे 100 दफा लिखवाया कि रीडिंग सो नेवर गोज वेस्ट। तो मैंने कह दिया कि आपका टाइम खराब हो। आप वो कुछ अलग बुक्स पढ़ रहे थे, आप बोले कि ये केस रिलेटेड नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आई हैव एडेड समथिंग टू माय नॉलेज। अगर मैंने दूसरी किताबें पढ़ ली तो आई गेन समथिंग आउट ऑफ इट। इट्स नॉट दैट आई लॉस्ट समथिंग आउट ऑफ इट। इट इज रीडिंग नेवर गोज वेस्ट। सो रीड एंड रीड व्हाटएवर इज देयर। आप रात को सोते हो बच्चों की हर किताब, चाहे वो चंपक हो, चाहे नंदन हो, चाहे चंदा मामा हो, ये सब मेरे सेहरा होती। अच्छा, आप तब भी वो बुक्स पढ़ते थे? वो पढ़ता था मैं, लास्ट तक भी रिटायर हुआ जब तक नहीं। और आज भी हाथ में आ जाए तो सेहरा ने इंद्रजाल कौरबिक मेरे सेहरा ने पढ़ा होगा, ताकि रात को नींद में मतलब फालतू की बातें ना आए, वही चीजें चले। I must have a light reading in the time of my brain. You must develop the faculties in your life how to shed off the worries, how to do it. 50-25 केस एक दिन में लग रहे हैं, आप 25 के फैक्ट कैसे याद रखो? सही बात। 25 के बारे में लॉ कैसे याद रखो? तो आपको एक फैकल्टी डेवलप करनी पड़ती, इनसाइट डेवलप करना पड़ता है। अब वो शुरू से होता है, वो बाद में नहीं होता। अगर आपको सीनियर अच्छा नहीं मिला और आपने नहीं किया और लुक्का टुक्की का काम किया तो वो कुछ नहीं होगा। और दलालों से मुकदमे लेने शुरू करे तो सत्यानाश मिल जाए। खुद से ही मुकदमे लेने चाहिए। आपके पास आप जितने मुकदमे हैं, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा, आपने मौके पे एक आध भाई ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, किसी सीनियर की राय मिलाए, वो आपसे एग्री कर देता ठीक है, आपने उसको मना कर दिया तो भी ठीक है। तो उसका मुकदमा अगर खराब है और कहीं हार गया तो गांव में जाके वो आपकी तारीफ करे। तो उन्होंने तो मुझसे कहा था पैसा खराब करके बता। सही बात। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। तो गलत राय देने वाले किनको नहीं देते। मैं इस किताब में केसेस कहाँ तक कोट करता, बाकी एक केस में 3 आदमी मरे एक एक्सीडेंट। अगर मैं उन 3 आदमियों को नहीं मारता तो 25 आदमी मरते। ठीक है, क्यों? एक सभा हो रही, और वो सभा होने के पहले उन्होंने पर्दे लगा रखे और ब्रांड कर था। तो जैसे ही मैंने गाड़ी को मोड़ा तो मेरे को तो सामने तो अंधेरा, सही बात है, कुछ दिखाई नहीं। हाँ, तो पता लगा इसके पीछे कुछ बस मैंने ब्रेक लगाया तो आवाज आई उधर से, जिधर मैं जा रहा था। तो मैंने दूसरी साइड में गाड़ी मोड़ी। तो वहाँ 3 आदमी एक ठेले पे बैठे। तो ठेले के टक्कर लगी, वो ठेला जाके टकराया दीवार से, और दीवार से वो उल्टा हुआ, वहाँ ऊपर कोई चीज पड़ी थी, वो उनके ऊपर गिर गई। तो उसकी वजह से वो मरे, मेरी गाड़ी से नहीं मरे, वो उससे मरे। लेकिन मुकदमा मेरे खिलाफ चला। आपने मारा? मैंने साबित किया अगर मैं वो इस ब्लाइंड करके जहाँ ऑब्स्ट्रक्शन से
उस ऑब्स्ट्रक्शन से अवॉइड न करता तो ये गाड़ी 20 आदमियों पे चलती जो वहां बैठे हुए, तो और ज्यादा मत हो। तो उसके बजाय मेरे को ठेले का जो देखा, मुझे मालूम नहीं था ठेले के ऊपर आदमी भी बैठा हुआ। सही बात। और वो जाके दूसरे से टकरा बोलते, कॉजन इज नॉट माई एक्सीडेंट, कॉजन इज समथिंग एल्स, तो यू कांट हेल्प मी गिल्टी फॉर। अच्छा, और अब क्या है दूसरा, हर एक कहना रैश एंड नेग्लिजेंट है। लॉ डजंट से रैश एंड नेग्लिजेंट, रैश और नेग्लिजेंट इज द वर्ड इन लॉ। एंड और का मतलब ही नहीं समझते आप, कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें। आप मैच करते हो साहब, ये रैश एंड नेग्लिजेंट, अरे भाई रैशनेस एक्सक्लूड्स नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस एक्सक्लूड्स रैश। They are two different things. To be negligent is one thing, to be rash is another thing. Therefore, you have to go understand every word and analyze the position at every stage. तो आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब तक नहीं देंगे तब तक आप नहीं। तो आपका माइंड हमेशा एजुकेट करना चाहिए कि फैक्ट ऑफ द केस, कि कहाँ क्या होगा और कैसे हुआ होगा, चीजों कैप्चर करना चाहिए। तो आपको कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। हाँ जी, थैंक यू सो मच, अंत तक बने रहे आप। कैसा लगा हमारा पहला पॉडकास्ट श्रीमान विनोद शंकर दवे सर के साथ? ये हमारा पहला शो था। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, या फिर हमारे सोशल मीडिया हैंडल ट्रायल टॉक शो पर आप डायरेक्टली क्वेश्चन भेज सकते हैं। हम आपका क्वेश्चंस आपके नाम के साथ शो में पूछेंगे और आपको आपका आंसर भी मिलेगा। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।